आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर गहन विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी भी हायर एजुकेशन सिस्टम की नींव से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है, जब हम कॉलेज कैंपसेस के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर कैंपस की दीवारों पर लगे एंटी रैगिंग के बड़े-बड़े पोस्टर्स या जीरो टॉलरेंस के नारे और हेल्पलाइन नंबर सबको याद आते हैं। सही कहा, वो पब्लिक फेसिंग साइड है। लेकिन पर्दे के पीछे का जो सिस्टम है वो कैसा दिखता है, ये जानने का मौका कम ही मिलता है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जिनमें संस्थानों की मास्टर फाइल्स, उनकी कंप्लायंस चेकलिस्ट्स और इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स शामिल हैं, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। ये सच में काफी डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं। अक्सर हम नियम बनने की बातें सुनते हैं, पर इन मास्टर फाइल्स को देखकर समझ आता है कि ये सिर्फ पेपर के टुकड़े नहीं हैं। देखिए, ये एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम जो संस्थानों की जवाबदेही तय करता है, अकाउंटेबिलिटी तय करता है। हाँ, इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि ये मशीन आखिर जमीन पर लागू कैसे होती है। जब मैं इन फ्लो चार्ट्स को अनपैक कर रही थी तो सच में हैरानी हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हर वक्त कितना दबाव होता होगा। इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि एंटी रैगिंग इनिशिएटिव्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाए। सिस्टम का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि कोई संस्थान ये ना कह सके कि उन्हें पता नहीं था या उनसे चूक हो गई। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स इस बात का प्रमाण है कि रूल्स को सिर्फ तब फॉलो नहीं किया जा रहा जब कोई इंसिडेंट होता है, बल्कि उनका एक नियमित और एग्जॉस्टिंग शेड्यूल है। हाँ, एक लंबा शेड्यूल। डेली इंस्पेक्शंस होती हैं, वीकली अपडेट्स जाते हैं, इमीडिएट नोटिफिकेशंस होते हैं। ये सब एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलते हैं। इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का बेसिक प्रिंसिपल प्रिवेंटिव और रिएक्टिव दोनों तरीकों से स्ट्रिक्ट निगरानी रखना है, ताकि कोई भी लूपहोल ना बचे। तो चलिए सबसे पहले उस रिदम की बात करते हैं जो इस प्रिवेंटिव सिस्टम को चलाती है। जो रेगुलर अनुपालन होता है। हाँ, सामान्य अनुपालन और नियमित निरीक्षण। इन डॉक्यूमेंट्स में एक चेकलिस्ट है जिसका नाम है मैंडेटरी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स चेकलिस्ट, और इसमें जो पहला पॉइंट है वही ध्यान खींचने वाला है। वीकली कंप्लायंस रिपोर्ट। एग्जैक्टली। लिखा है वीकली कंप्लायंस रिपोर्ट फर्स्ट 3 मंथ्स, और इसके आगे 3 बॉक्सेस बने हैं, सबमिटेड, पेंडिंग और वेरीफाइड। सही बात है। यानी एकेडमिक ईयर शुरू होते ही शुरुआती 3 महीनों तक संस्थान को हर हफ्ते एक रिपोर्ट बनानी और भेजनी होती है। इसके अलावा एक पीरियोडिक रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी भी है जो शुरुआत में वीकली बेसिस पर जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। और जब हम इन फाइल्स में बार बार एक टर्म पढ़ते हैं, नोडल ऑफिसर, तो इसका सीधा मतलब उस एक व्यक्ति से है जिसकी गर्दन इस पूरे कंप्लायंस के लिए सबसे पहले पकड़ी जाएगी। वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। हाँ, जिसे ये सारी वीकली रिपोर्ट्स क्रॉस वेरीफाई करनी होती हैं और ऊपर भेजनी होती है। हर हफ्ते रिपोर्ट भेजना दर्शाता है कि शुरुआती दिनों में सिस्टम कितना हाइपर अलर्ट होता है। इसका एक बहुत ठोस कारण है। एकेडमिक ईयर के शुरुआती 3 महीने किसी भी नए स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वल्नरेबल होते हैं नए बच्चे। बिल्कुल। नए एनवायरनमेंट में आना, नए लोगों से मिलना, सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करना, ये वो वक्त होता है जब पावर डायनामिक्स सेट हो रहे होते हैं और इंसिडेंट्स होने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। सही पकड़ा। इसलिए शुरुआत में मॉनिटरिंग लेवल सबसे ऊंचा रखा जाता है। वीकली कंप्लायंस रिपोर्ट ये इंश्योर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन हर हफ्ते अपना सेल्फ असेसमेंट करे। जैसे कि क्या विजिलेंस टीम्स अपना काम कर रही हैं? हाँ, या क्या कंप्लेंट बॉक्सेस नियमित रूप से चेक किए जा रहे हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी रिपोर्टिंग एक्चुअली एक प्रिवेंटिव टूल की तरह काम करती है। जब प्रशासन को हर 8वें दिन रिपोर्ट भेजनी पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिससे कुछ गलत होने से पहले ही उसे रोका जा सके। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि 3 महीने बाद इस रिपोर्टिंग स्केड्यूल में एक बदलाव आता है। एक शिफ्ट आता है फ्रीक्वेंसी में। हाँ, जहाँ शुरुआत में वीकली कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, वही 3 महीने बाद ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में बदल जाती है। क्योंकि इनिशियल डेंजर जोन थोड़ा कम हो जाता है तो सिस्टम थोड़ा सांस लेता है। लेकिन वीकली और मंथली रिपोर्ट्स के बीच एक हिडन लेयर और भी तो है। डेली ARS इंस्पेक्शंस की बात कर रही हैं आप। हाँ, एंटी रैगिंग स्क्वाड का रोजाना निरीक्षण। ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगता है कि जब इतनी सारी रिपोर्ट्स जा ही रही हैं तो डेली इंस्पेक्शन की अलग से जरूरत क्यों पड़ती है। और थोड़ा सोचने पर समझ आता है। बिल्कुल। हॉस्टल्स, कैंटीन्स, कॉमन रूम्स,
ऐसी जगह हैं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं। वहां निगरानी वीकली या मंथली बेसिस पर नहीं छोड़ी जा सकती। वहां रोजाना फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। दस्तावेजों की पेज नंबर 76 पर इन डेली ARS रिपोर्ट्स को मेंटेन करने का जिक्र है, जिसका मतलब है कि ये डेली बेसिस पर एक मोटा रजिस्टर बन जाता होगा। और इस रोजाना की निगरानी को कानूनी रूप से डॉक्यूमेंट करने के लिए फॉर्म 3 कंप्लायंस रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है, रेगुलेशन 18 के तहत। सही कहा, ये एक अनिवार्य कानूनी बाध्यता है। फॉर्म 3 और रेगुलेशन 18 जैसे टर्म्स टेक्निकली ये दर्शाते हैं कि संस्थान सिर्फ इंटरनल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऊपर जवाब देना है, बल्कि उन्हें रेगुलेटरी कमीशन को रेगुलरली एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपडेट करना होता है कि कैंपस में चल क्या रहा है। एक इंस्पेक्शन रेडीनेस रजिस्टर भी होता है, जिसमें डेट, रिपोर्ट, टाइप और किसने वेरीफाई किया उसकी डिटेल्स होती हैं। ये सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं ना? एग्जैक्टली ये मल्टीपल लेयर्स जैसे डेली इंस्पेक्शंस, वीकली अपडेट्स और फॉर्म 3 कंप्लायंस एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ताकि अगर कोई एक चेक फेल हो जाए तो दूसरा उस खामी को पकड़ ले। ये पूरे साल चलने वाली एक थका देने वाली पर बेहद जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन ये तो बात हुई शांति के वक्त की, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई कंप्लेंट आती है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में जो रिपोर्टिंग फ्लो चार्ट दिया गया है वो किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल की तरह लगता है, जहां कोड रेड आते ही हर कोई तुरंत एक्शन में आ जाता है। रूटीन रिपोर्टिंग का तरीका पूरी तरह बदल जाता है और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस शुरू हो जाती हैं। फ्लो चार्ट की शुरुआत होती है कंप्लेंट रिसीव्ड से, और उसके ठीक बाद अगला स्टेप होता है एंटी रैगिंग स्क्वाड इंक्वायरी। मतलब जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, ARS सबसे पहले ग्राउंड पर जाती है और एक इनिशियल इंक्वायरी करती है, और उनकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसकी रिपोर्ट बिना किसी देरी के नोडल ऑफिसर और संस्था के हेड को दी जाती है। लीडरशिप को डायरेक्टली और तुरंत इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पर कोई लोअर लेवल स्टाफ मामले को दबा नहीं सकता। सही बात है। और लीडरशिप नोटिफिकेशन के तुरंत बाद एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है जो संस्थान के कंट्रोल के बाहर चली जाती है। वो कैसे? प्रोटोकॉल फॉर मैंडेटरी इंसिडेंट रिपोर्टिंग के अनुसार इंसिडेंट की इमीडिएट सूचना संस्था की चारदीवारी से बाहर भेजनी होती है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, नोडल अथॉरिटी और NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन को तुरंत रिपोर्ट करना होता है। यहाँ NMC का जिक्र आना अपने आप में एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है, खासकर मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ रैगिंग का इतिहास काफ़ी संगीन रहा है और पावर हायरार्की बहुत स्ट्रांग होती है। वहाँ NMC जैसी रेगुलेटरी बॉडीज एक्सटर्नल वॉचडॉग का काम करती हैं। एक साथ इतनी सारी एक्सटर्नल बॉडीज को रिपोर्ट भेजने का सीधा मकसद यही है कि इंस्टीट्यूशन चाहकर भी इंसिडेंट को कवर अप ना कर सके। और इस इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्टिंग में जो सबसे स्ट्रिक्ट हिस्सा है वो किसी थ्रिलर मूवी के काउंटडाउन टाइमर की तरह लगता है। इन क्रिटिकल टाइमलाइंस में सबसे समझौता ना करने वाला नियम है 24 घंटे का नियम, 24 आवर FIR रूल। ये सबसे सख्त नियम है। दस्तावेज साफ निर्देश देते हैं कि संस्था के पास जानकारी आने के ठीक 24 घंटे यानी सिर्फ एक दिन के अंदर पुलिस में फॉर्मल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी ही होती है। इसमें कोई छूट नहीं मिलती। सोचिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। एक कॉलेज की डीन या प्रिंसिपल के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा। अक्सर ऐसी सिचुएशंस में प्रशासन की पहली कोशिश होती है कि कॉलेज की बदनामी ना हो। हम आपस में बैठकर मामला सुलझा लेंगे या सीनियर्स को समझा देंगे। हाँ, ऐसे इंटरनल सेटलमेंट्स की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अगर कोई प्रिंसिपल एक्शन लेने में हिचकिचाता है तो ये 24 घंटे की डेडलाइन उसके हाथ बांध देती है। उन्हें एक दिन के अंदर अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाना ही पड़ता है। इसमें किसी तरह की कोई नरमी नहीं है ना। ये प्रेशर जानबूझकर डिजाइन किया गया है। कानून जानता है कि इंस्टीट्यूशंस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मामलों के इंटरनल लेवल पर हैंडल करना चाहते हैं। तो ये नियम उस फ्रिक्शन को तोड़ता है। बिल्कुल। अगर 24 घंटे में FIR दर्ज नहीं होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद कानून की नज़रों में दोषी और कॉम्प्लिसिट मान लिया जाता है। उन पर एक्शन हो सकता है, उनकी एफिलिएशन खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उनके पास लीगल प्रोसेस शुरू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये एक ऐसी डेडलाइन है जो अकाउंटेबिलिटी को पर्सनल लेवल पर फोर्स करती है। सही कहा। एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन FIR के रूप में शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक पैरेलल इंटरनल इंक्वायरी चालू होती है। हाँ, फ्लो चार्ट दिखाता है कि संस्था के अंदर भी एक बुलेट ट्रेन चल पड़ती है जिसे 7 दिन का नियम कहा गया है। मैटर को इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी कमेटी के पास भेज दिया जाता है और इस कमेटी को अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके
ठीक 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होती है। सिर्फ 168 घंटे। आमतौर पर जब किसी कॉलेज या सरकारी विभाग में ऐसी कमिटीज बनती हैं तो रिपोर्ट आने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। तारीख पर तारीख मिलती रहती है। लेकिन यहाँ 7 दिन की स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट की गई है। इन 7 दिनों में उन्हें विटनेसेस से बात करनी है, स्टेटमेंट्स लेने हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है और एक फॉर्मल कंक्लूजन पर पहुंचना है, ताकि एकेडमिक या डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने के लिए संस्थान के पास एक ठोस आधार हो। इस 7 दिन की टाइट डेडलाइन के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, और वह है एविडेंस टैंपरिंग को रोकना, सबूत मिटाने से रोकना। एक लंबा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हमेशा परपेट्रेटर्स को सबूत मिटाने, गवाहों को डराने धमकाने या विक्टिम्स पर प्रेशर डालने का मौका देता है। तो टाइमलाइन जितनी छोटी होगी, आंतरिक दबाव उतना ही कम काम करेगा। एग्जैक्टली। अफेक्टेड पार्टीज को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके, इसलिए इस प्रोसेस को इतना फास्ट पेस्ड रखा गया है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आने से एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत सस्पेंशन या रस्टिकेशन जैसे हार्ड स्टेप्स लेने की लीगल पावर मिल जाती है। फ्लोचार्ट में एक और दिलचस्प चीज दिखती है। 7 दिन में जब इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है तो अगला स्टेप सीधा एक्शन नहीं है। मैटर एक फाइनल रिव्यू के लिए जाता है एंटी रैगिंग कमेटी यानी ARC के पास। ये 2 स्तरीय 2 टियर सिस्टम इसलिए बनाया गया लगता है ताकि इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स को एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रॉस चेक कर सके। ARC उस रिपोर्ट का रिव्यू करके अपनी सिफारिश देती है। ये देखा जाता है कि रैगिंग किस लेवल की थी और उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके बाद फ्लोचार्ट का एरो सीधा एक्शन टेकन पर जाता है। जो सिफारिश आती है उस पर फाइनल कार्रवाई होती है और एक डिटेल्ड रेजोल्यूशन रिपोर्ट यूनिवर्सिटी और NMC को भेजी जाती है। यहाँ आकर वो रिपोर्टिंग लूप कंप्लीट होता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक्शन लेने पर खत्म नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी के नजरिए से अभी कुछ बाकी है। हाँ, इस लूप के कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो कंप्लायंस के हिसाब से सबसे बड़ा पहलू है, मास्टर फाइल। बिल्कुल। दस्तावेज निर्देश देते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को शुरुआती कंप्लेंट से लेकर पुलिस FIR, इंटरनल इंक्वायरी, ARC रिव्यू और फाइनल एक्शन तक हर एक स्टेप को संस्था के कंप्लायंस रजिस्टर में परमानेंट रूप से रिकॉर्ड करना होता है। ये एक परमानेंट ट्रेल बन जाती है। अगर मैं इस मैंडेटरी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स चेकलिस्ट को ध्यान से देखूं तो ये समझ आता है कि ये चेकलिस्ट असल में लॉ मेकर्स द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है, एक जाल जिससे बचा नहीं जा सकता। हाँ, जिसमें इमीडिएट इंसिडेंट रिपोर्ट, FIR फाइलिंग विद इन 24 आवर्स, यूनिवर्सिटी इंटिमेशन, इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी रिपोर्ट और ARC रिव्यू रिपोर्ट, इन सब के आगे सबमिटेड, पेंडिंग और वेरीफाइड के बॉक्सेस हैं। एक बार इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गया तो ये मास्टर फाइल फ्यूचर इंस्पेक्शंस का पक्का आधार बन जाती है। चेक बॉक्सेस का ये सिस्टम क्लियरली प्रमाणित करता है कि स्टेप्स ठीक से फॉलो हुए हैं या नहीं। ये मास्टर फाइल एक लीगल सेफगार्ड भी है और एक स्ट्रिक्ट ऑडिटर भी। जब रेगुलेटरी बॉडीज आकर अचानक इंस्पेक्शन करती हैं तो उन्हें पूरी फाइल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ इस मास्टर चेकलिस्ट पर नजर डालती हैं। अगर FIR फाइलिंग वाले कॉलम में 24 आवर्स के आगे पेंडिंग लिखा है तो वही संस्थान पर फाइन लगाने या उनकी सीट्स कम करने का ठोस आधार बन जाता है। हर एक चेकमार्क ये वेरीफाई करता है कि इंस्टीट्यूशन कितना अकाउंटेबल रहा है। बीच की एक भी कड़ी अगर छूटती है तो वो सिस्टम के डैशबोर्ड पर रेड फ्लैग की तरह दिखाई देती है। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जो आंसर्स डिमांड करती है, और वो भी एक तय समय पर। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस डीप डाइव को समेटें तो एक ऐसी चेन दिखती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन बनाया गया है। एक पूरा फ्रेमवर्क जो काफी सॉलिड है। एक तरफ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे रोजाना ARS की निरीक्षण और वीकली मास्टर फाइल्स जो गलत होने की गुंजाइश को कम करते हैं, और दूसरी तरफ रिएक्टिव मेजर्स हैं, जैसे कंप्लेंट आते ही तुरंत एक्सटर्नल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना, खुद पर दबाव डालकर ठीक 24 घंटे के अंदर लाजमी तौर पर FIR दर्ज करवाना और इस सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को ठीक 7 दिन की स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी रिपोर्ट में दर्ज करना। उसके बाद रिव्यू, फाइनल एक्शन और हर एक माइनर डिटेल को कंप्लायंस रजिस्टर में रिकॉर्ड करना। ये डॉक्यूमेंट्स और ये पूरी चर्चा ये साबित करती हैं कि सुरक्षा सिर्फ हवाई बातें नहीं है। ये एक बेहद रिजिड और अनयील्डिंग स्ट्रक्चर है जो पर्दे के पीछे लगातार चल रहा है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो संस्थानों को स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के अंदर एक्शन लेने पर मजबूर करता है। दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन, प्रिवेंटिव और रिएक्टिव, यही इस फ्रेमवर्क की असली ताकत है। डेली इंस्पेक्शंस कोशिश करते हैं कि मामला कभी कोर्ट डेट तक पहुंचे ही ना। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो रिएक्टिव मैकेनिज्म तुरंत इफेक्ट में आ जाता है।
जहां किसी के पास सोचने या मामले को मैनिपुलेट करने का वक्त ही नहीं बचता। लेकिन इन सभी दस्तावेजों का इतनी बारीकी से विश्लेषण करने के बाद एक बेहद अहम और गहरा सवाल मेरे जहन में जरूर उठता है। कैसा सवाल? हमने देखा कि नियम और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई केस लटके नहीं, डॉक्यूमेंट्स दबाए ना जाएं और तुरंत एक्शन हो। लेकिन क्या 7 दिन की ये इंतहाई छोटी और दबाव भरी टाइमलाइन कभी-कभी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को इतना जल्दबाज बना सकती है कि कुछ जरूरी पहलू छूट जाएं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जब पूरा प्रशासन 7 दिन की डेडलाइन के दबाव में होता है, गवाहों को ढूंढना होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होती है और रिपोर्ट फाइनलाइज करनी होती है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन की एक्यूरेसी और स्पीड के बीच कोई बड़ा समझौता हो जाता है? दबाव में मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सारा जोर टाइम लिमिट पर हो तो क्या सच के हर एक पहलू तक पहुंचने का प्रोसेस आखिरी दिनों में रश नहीं हो जाता होगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर इस स्ट्रिक्ट सिस्टम के परिणामों को देखते हुए आगे जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस डीप डाइव में आज इतना ही। उम्मीद है कि इस चर्चा से इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क और उसके स्ट्रिक्ट नियम कानून की एक नई और साफ तस्वीर सामने आई होगी।